हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का एक और वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अभी तक हमने 3 यूनिट के वन शॉट वीडियो देख लिए हैं और इस उन वन शॉट वीडियो में हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियोस, तो वो वीडियो जरूर देख लें जाके रिवीजन के लिए। अगर आप अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं डिटेल में, देन उसके बाद वन बाय वन एक एक करके वन शॉट वीडियो जो है एक एक करके एक एक यूनिट के सारे देख लीजिएगा। आपका रिवीजन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका और बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस में कवर कर रहा हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट कम से कम टाइम में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 का जो वन शॉट वीडियो है, यानी कि एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा यूनिट कवर करेंगे। और बस मैं यही सोचते हुए आज भी पढ़ाने वाला हूँ कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस यूनिट को डिटेल में। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं। आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का सबसे इजी यूनिट यही है, मेमोरी। इसमें मेमोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जब पढ़ते हुए आ रहे हैं अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो उसमें एक्चुअल में क्या था, हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा होता है तो उसमें हमारा एक सीपीयू होता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं सीपीयू में। एक तो हमारा, अभी मैं बता रहा हूं, जस्ट 1 सेकेंड, इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, क्या होता है इसमें, एक तो सीपीयू होता है, सीपीयू में हमारा एक एएलयू होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एक हमारा सीयू होता है जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, और ये साथ में हमारे इसमें ही क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और हमारा क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिसको हम आईओ बोल देते हैं शॉर्ट में। और एक हमारा क्या होता है, मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, टोटल फंक्शनल यूनिट्स होती हैं हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो पहली यूनिट थी हमने उसमें आर्किटेक्चर पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े। उसके बाद सेकंड यूनिट हमने एएलयू को पढ़ा, अच्छे से डिस्कस किया। थर्ड यूनिट में हमने कंट्रोल यूनिट को अच्छे से डिस्कस कर लिया और रजिस्टर्स भी हमने साथ में पढ़ लिए। आज जो हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, इस यूनिट नंबर 4 में हम डिस्कस करते हैं मेमोरी। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 4 में क्या है, मेमोरी। और जो नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट आएगी यूनिट नंबर 5, उसमें हम आईओ डिवाइसेस पढ़ेंगे, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। और आपका पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, सारे फंक्शनल यूनिट्स आपके हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है आप सभी के लिए जो सीएस के स्टूडेंट हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले, मेमोरी पढ़ने वाले हैं। तो मेमोरी को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात हो रही है और मेमोरी हायरार्की की बात हो रही है यहाँ पर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है, मेमोरी हम किस लिए यूज कर रहे हैं, आप पहले से जानते हैं बेसिक्स है एकदम की। मेमोरी जो हम यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, चाहे वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना हो, चाहे वो हमें परमानेंट डेटा को स्टोर करना हो, चाहे वो हमें कुछ सेकंड्स के लिए स्टोर करना हो, कुछ हमें चाहे वो बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर करना हो। हम कहाँ पर स्टोर करते हैं अपने डेटा को, मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं। तो मेमोरी एक्चुअल में क्या है कि एक हमारी फंक्शनल यूनिट है, या जिसमें हम डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। यानी कि स्टोरेज एलिमेंट है हमारे पास, या स्टोरेज डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। ठीक है, अब मेमोरी हायरार्की की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेमोरी के लेवल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हमारे मेमोरी के होते हैं। मतलब क्या है इसका, चलिए मैं डायग्राम में ही आपको सीधा बताता हूं यहाँ पर किस तरीके से। ये जो थ्योरी है, मैं वही हर बार बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ कि थ्योरी अगर आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस के नाम से। स्क्रीन पे नाम भी चल रहा है उसका, मोबाइल नंबर भी चल रहा है। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है आप तो कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पीडीएफ वहां से केवल रीड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं वहां पर भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डाउनलोड करके उसके प्रिंट निकलवा सके, वहां पे वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होंगे। ठीक है, तो मेमोरी हायरार्की में मैंने क्या बताया, अलग अलग लेवल्स होते हैं हमारी मेमोरी के। अब वो लेवल एक्चुअल में क्या होते हैं, उन लेवल्स में एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी है उसकी जो स्पीड है, स्पीड के बेसिस पे, और जो उसकी परफॉर्मेंस है, या जो भी उसके प्राइस की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट है, उनके बेसिस पे हम अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग लेवल्स में अपनी मेमोरी को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वही एक्चुअल में हमारी क्या है, मेमोरी हायरार्की कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये ट्राइंगल शेप जो है ये आपको शो कर रहा है क्या, कि अगर मैं यहां से हाइट से नीचे की तरफ जाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा साइज है, जो मेरी क्या बोलते हैं मेमोरी है, मेमोरी का जो साइज है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि
स्टार्टिंग में जो टॉप पर मेमोरी हमने लिख रखी है यहाँ पर, उसका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। जब बॉटम पे हम पहुंचेंगे तो वो हम बहुत बड़े साइज तक की मेमोरी वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे इस ट्राइंगल में, इस पैरामिड में, तो क्या होगा कि जो टॉप पे हमारी मेमोरी है उसकी स्पीड जो है वो फास्टेस्ट होगी, और जैसे जैसे हम बॉटम पे जाएंगे तो उसकी स्पीड में क्या है, गिरावट आती चली जाएगी, यानी कि स्पीड जो है वो डाउन होती चली जाएगी। तो बस यही सारी चीजें हमारी ये मेमोरी हायरार्की यहाँ पर बता रही है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है इंक्रीज कॉस्ट पर बिट, मतलब कि जैसे कि ऊपर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इस जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, पर बिट के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है बहुत ज्यादा। और लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ आएंगे इस तरीके से तो इंक्रीज इन कैपेसिटी में इंक्रीज होगा, एंड एक्सेस टाइम, मतलब टाइम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है उसमें, ठीक है। स्पीड कम हो जाती है तो टाइम ज्यादा लगे। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अगर पूछा जाए एग्जाम में अगर आता है, या कोई भी अगर प्रैक्टिकल के वाइवा क्वेश्चन में अगर पूछता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर क्या है, तो वो हमारे होते हैं रजिस्टर्स। काफी सारे स्टूडेंट को कैच मेमोरी पता होता है, वो कैच मेमोरी पढ़ रहे होते हैं पहले से, लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे फास्टेस्ट हमारी मेमोरी होती है, लेकिन बहुत ही टेम्परेरी डेटा वहां पर स्टोर करते हैं, बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए, बहुत ही कम समय के लिए वहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है। लेकिन स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है, रजिस्टर्स की होती है। रजिस्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे भी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया भी है कि रजिस्टर्स किससे हम डिजाइन करते हैं, रजिस्टर्स हमारे फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन होते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप हमारा 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट होता है, मतलब उसमें एक टाइम पर एक ही बिट स्टोर करी जा सकती है। तो अगर हमें 4 बिट रजिस्टर डिजाइन करना है तो हमें 4 फ्लिप फ्लॉप की नीड होती है। अब रजिस्टर्स की जो स्पीड है वो फास्टेस्ट तो है, मतलब स्पीड तो सबसे ज्यादा है, लेकिन उसका साइज जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 4 बिट या फिर 8 बिट या 16 बिट के रजिस्टर्स हम मैक्सिमम यूज करते हैं अपने सीपीयू में, कंप्यूटर में। अगर हम जैसे उसका बिट्स बढ़ाएंगे, बिट्स में हमारे रजिस्टर्स मिलते हैं कि 8 बिट या 16 बिट। अब अगर हम बिट्स को बढ़ाएंगे तो जो कॉस्ट है इनकी एकदम बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, यानी कि सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हमारी, वो कैच मेमोरी है। और ये हमारी किस में रहती है, ये हमारी जो प्रोसेसर होता है उसी में ही क्या रहती है, इनबिल्ट रहती है। मतलब जो हमारा प्रोसेसर एक्चुअल में है, जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू में जो प्रोसेसर है हमारा, उसी के साथ हमारी कैच मेमोरी लगी हुई होती है। नेक्स्ट आती है हमारी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो है थर्ड नंबर पे आती है स्पीड के मामले में, और साइज के मामले में भी थर्ड नंबर पे आती है। रजिस्टर्स स्मॉलेस्ट साइज में होते हैं लेकिन फास्टेस्ट स्पीड होती है। कैच मेमोरी जो है रजिस्टर से ज्यादा साइज की, बड़े साइज की मिल जाती है, लेकिन स्पीड जो है उससे थोड़ी सी कम हो जाती है, और कॉस्ट भी थोड़ी सी रजिस्टर्स के कंपैरिजन में कम हो जाती है। मेन मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मेन मेमोरी में बेसिकली यहाँ पर दो तरह की मेमोरी आती है। एक होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब ये दोनों मेमोरी हमारी मेन मेमोरी की कैटेगरी में आती है। तो मेन मेमोरी की जो स्पीड है वो कैच मेमोरी से कम हो जाती है, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़े से बड़े साइज के में मिल जाती है, गीगाबाइट तक हमें मिल जाती है, जीबी तक सॉरी मिल जाती है हमें। और इसमें भी हमारा क्या होता है, जो हमारी रोम होती है वो हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो रैम होती है वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये क्या होती है वॉलेटाइल मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अभी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे, पूरे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक समझते चलिएगा। अब जो रैम है हमारी, ये दो टाइप की हमारी रैम होती है, एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनेमिक रैम। यानी कि स्टैटिक रैम को हम एस रैम बोल देते हैं और डायनेमिक रैम को बेटा हम डी रैम बोल देते हैं। तो जो रैम की कैटेगरी है या टाइप है स्टैटिक रैम, वही एक्चुअल में हमारी कैच मेमोरी होती है, या ये कह लें कि स्टैटिक रैम को ही हम कैच मेमोरी की तरह यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे आती है हमारी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, अब यहां तक मेन मेमोरी के बाद हमारी आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। मतलब ये हमारी एक्चुअल में क्या होती है, ये हमारी जो मेन मेमोरी होती है, या तो हम इसको मेन मेमोरी बोल देते हैं या प्राइमरी मेमोरी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आती है ये वाली जो दोनों मेमोरी है, ये हमारी प्रोसेसर में सीपीयू में ही लगी होती है, यानी कि रजिस्टर्स भी हमारे सीपीयू में ही इनबिल्ड होते हैं, और साथ के साथ जो कैच मेमोरी है वो भी हमारे सीपीयू में ही इनबिल्ड होती है, लेकिन मतलब प्रोसेसर में ही इनबिल्ड होती है। लेकिन जो हमारी मेन मेमोरी आती है उसमें अलग से हमारा जो रैम रोम का अलग से कैबिनेट होता है सीपीयू में। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पैनल है, जो बोर्ड है सीपीयू का, मदरबोर्ड जिसको हम बोल देते हैं प्रोसेसर का, तो उसमें नहीं होती, बल्कि अलग से कैबिनेट होता है रैम को या रोम को यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी की कैटेगरी में या प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है, जिनको हम डी रैम बोल देते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक डिस्क जो है हमारी 4 टाइप की मेमोरी, ये हमारी कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है।
और ये इसके बाद की सारी मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, ये हमारे प्रोसेसर में नहीं लगी होती हैं। ये प्रोसेसर में हम मैग्नेटिक डिस्क में जैसे लगवा लेते हैं, अलग से कैबिनेट लगवा लेते हैं। जैसे इसमें हमारी कौन कौन सी होती है, एसएसडी वगैरह, आजकल तो एसएसडी यूज होने लगी, वरना हार्ड डिस्क की ज्यादातर यूज होती है, ठीक है। तो वो हमारी मैग्नेटिक डिस्क हमारी जो होगी, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क कैसे, जैसे कि सीडी होती है आपकी, डीवीडी होती है आपकी, ब्लूरे डीवीडी होती है आपकी। वो जो एक्सटर्नल हमारी ड्राइव्स है, जो ड्राइव्स है हमारी, वो एक्चुअल में क्या कहलाती है, ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। नेक्स्ट आती है हमारी मैग्नेटिक टेप। तो ये सारी की सारी जो कैटेगरी है, ये वाली क्या है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, उसकी स्पीड जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो होती है, और लेकिन साइज जो है ये ज्यादा बड़े साइज की हमें मिल जाती है, ठीक है। और ये अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो एज कंपेयर टू रजिस्टर्स, कैच मेमोरी और मेन मेमोरी, इन सबके कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट भी कम होती है, इसलिए ये ज्यादा बड़े साइज के हम परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, जब रजिस्टर्स की स्पीड बहुत ज्यादा है या कैच मेमोरी की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो क्यों हम ये मेमोरी या रैम तक, चलो अगर मान लिया हमने मेन मेमोरी की स्पीड जो है अच्छी खासी है, तो फिर हम क्यों ये वाली मेमोरी यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, क्यों ये वाली ज्यादा बड़े साइज की हम क्यों ना लगा लें, क्यों ना यूज कर लें। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो रैम के बाद अगर कैच मेमोरी पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है प्राइस में, कॉस्ट में। ये बिट्स में हमें मिल जाती हैं, और ये हमें बिट्स में या बाइट्स में मिलती है, और ये हमें जीबी तक मिल जाती है यहाँ पर मेन मेमोरी। तो अगर हम जीबी में लेके आएंगे कैच मेमोरी को, तो उसका जो कॉस्ट है, जैसे आप प्रोसेसर या सिस्टम अपना डिजाइन करवा रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है ना, लाख्स में, मतलब लैक्स में चली जाएगी, लाखों में फिर हमारे लैपटॉप वगैरह मिलने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों चीजें मेंटेन करनी है, क्या डेटा भी ज्यादा से ज्यादा स्टोर करा सके, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारे पास अच्छी खासी हो, दूसरा हमारे पास स्पीड भी अच्छी हो, तीसरा हमारे पास कॉस्ट भी मिनिमल कॉस्ट हो, यानी कि एक एवरेज हमारा प्राइस बने। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को करने के लिए हम वन बाय वन अलग अलग लेवल पर सारी मेमोरियों का यूज करते हैं। ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए तो हम ये वाली जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको ऐड कर लेते हैं, और स्पीड बढ़ानी है हमें अपने सिस्टम की, तो कैच मेमोरी और रजिस्टर्स को यूज कर लेते हैं। इससे स्पीड हमारी बढ़ती रहती है। और क्योंकि हम क्या करेंगे, अभी आगे चल के कैच मैपिंग देखेंगे, अभी इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कैच मैपिंग के नाम से, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम मेन मेमोरी से जो डेटा है उसको मैप करते हैं, डेटा को लेते हैं कैच मेमोरी में, और फिर कैच मेमोरी से हमारा किस में जाता है, तो रजिस्टर में या प्रोसेसर की एलयू में डायरेक्ट वहीं पे जाता है प्रोसेसिंग होने के लिए, अब जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी कुछ है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो मैपिंग में हम आगे देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, कम साइज की यूज करके, और हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग मेमोरी, जो रैम मेमोरी है उसको स्लॉट्स में डिवाइड करके वहीं से क्या कर लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं, मतलब डेटा को एक एक करके फैच किया जाता है वहां पर। और ऐसे ही हमारी ये जो परमानेंट स्टोरेज, यानी कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं, इनको हमें परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए जो बड़े साइज के डेटा होते हैं, ये वाले मेमोरी जो है यूज कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हमें कोई डेटा कोई सेकेंडरी मेमोरी से लेना है, तो वो पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगा, यानी कि रैम में आएगा, रैम से कैच में आएगा, कैच के बाद या तो रजिस्टर्स में जाएगा, जहां पर भी लोड होना है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर हमारे एएलयू में जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा सेकेंडरी मेमोरी में कोई डेटा हमने स्टोर करा रखा है, तो वो वन बाय वन एक एक स्टेप के थ्रू जाकर हमारा रजिस्टर में पहुंचता है। और जो हमारी कैच मेमोरी है उसकी स्पीड इतनी अच्छी खासी होती है, जो हमारा प्रोसेसर है उसकी स्पीड से थोड़ा बहुत मैच कर जाती है, जिससे हमारा उसमें कोई प्रॉब्लम भी वहां पर नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो ये था मेमोरी हिरार्की, डिजाइन भी यहाँ पर हो गया, मेमोरी हिरार्की के बारे में मैंने बता दिया, और ये इसके बारे में लिखा हुआ है टोटल, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। वन बाय वन लिखे हुए हैं, देखो रजिस्टर्स के बारे में लिखा हुआ है, कैच मेमोरी के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, साथ के साथ मेन मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मेन मेमोरी में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मेन मेमोरी में भी जो हमारे स्टैटिक रैम है और जो डायनेमिक रैम है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पीडीएफ में। मैंने पीछे आपको बता ही दिया। सेकेंडरी स्टोरेज में मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, इनको आगे भी डिस्कस करेंगे हम दोनों टॉपिक को, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर एडवांटेज ऑफ मेमोरी हिरार्की। अब हमने ये मेमोरी हिरार्की जो बनाई है, इसकी एडवांटेज क्या, क्या फायदा हमें, क्यों हम डिजाइन कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर क्यों डिजाइन करें, हम क्यों पढ़ रहे हैं मेमोरी हिरार्की, क्या जरूरत है हमें। हमें तो पता है कि हमारी जो, हम तो क्या करेंगे, हम मार्केट में जाके पता करेंगे किस मेमोरी की स्पीड ज्यादा, हम लेके आ जाएंगे। लेकिन बेटा हमें ये तो पता है कि मार्केट में जाएंगे हम पूछेंगे किसकी स्पीड ज्यादा, वो कहेगा कि कैच मेमोरी की स्पीड अच्छी है, रैम की स्पीड अच्छी है, ये ले लो आप, ये करवा लो, ये लगवा लो, ये ले लो, टेराबाइट में रैम ले लो। तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और हमें पता नहीं होगा, हम परचेस कर लेंगे। तो मेमोरी हिरार्की में यही चीजें बताती हैं कि किस वर्क के लिए, कैसे वर्क के लिए कौन सी मेमोरी, और एक इकोनॉमिकल कॉस्ट में हमें मिल जाए, एक रीजनेबल कॉस्ट में हमें मिल जाए चीजें, और इस क्या हमें काम करना है, किस पर्पस के लिए चाहिए,
कितनी स्पीड की हमें नीड है, तो वो सारी चीजें हमें कौन बता रही है, वो मेमोरी हायरार्की बता रही है, जो हमने अभी तक डिस्कस करी है। तो ये क्या कह रही है कि इट हेल्प्स इन रिमूविंग सम डिस्ट्रैक्शंस एंड मैनेजिंग द मेमोरी इन अ बेटर वे, यानी कि जो मेमोरी है उनको बेटर वे में मैनेज करने के लिए हमारा मेमोरी हायरार्की हमें बता रही है। इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द डेटा ऑल ओवर द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हमें डेटा को अलग अलग जगह पर हम स्टोर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, हम कहाँ पर ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें कौन बता रही है, मेमोरी हायरार्की बता रही है। इट सेव्स द कंज्यूमर्स प्राइस एंड टाइम, ये कंज्यूमर जो खरीदने जा रहा है, मैंने क्या कहा, जो शॉपकीपर है वो तो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं महंगी चीजें बेचूं, तो वो हमें पता होंगी सारी चीजें, तो क्या होगा कि हमारा जो प्राइस है और जो हमारा टाइम है वो भी ये क्या कर रही है, सेव कर रही है, मेमोरी हायरार्की कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी एक्चुअल में क्या है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनी हो। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा होता है सर? ये आपने इंसुलेटर पढ़े होंगे, आपने कंडक्टर पढ़े होंगे, और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने पढ़ रखे है तो आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी पढ़ रखे होंगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एक तरह से जैसे हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, इजिली करंट फ्लो हो जाता है। जो इंसुलेटर होते हैं उनमें करंट फ्लो नहीं होता। इनके बीच की जो कड़ी है, जो बीच का पार्ट है, जिसमें हम ये चाहें कि करंट फ्लो कराना चाहे तो करा ले, नहीं कराना चाहे तो नहीं हो, तो वो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एक्चुअल में होते हैं। एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना चाह रहा यहाँ से। मैं ये मानता हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रखी है सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हमारे होते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके, यानी कि अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन, अगर मैं बात करूँ जर्मेनियम, यानी कि जो मैक्सिमम यूज होता है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि सिलिकॉन जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है हमारे आईसी या चिप को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो जो सिलिकॉन से डिजाइन करते हैं मेमोरी को, वही हमारी क्या कहलाती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी कहलाती है। और सेमीकंडक्टर मेमोरी में हमारी कौन सी मेमोरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हम कौन सी मेमोरी होती है, हमारी रैम और रोम। तो ये ऑलरेडी मैंने हायरार्की में बता दिया है, तो वही चीज यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट कॉमनली क्या है, देखो यहाँ पर सिलिकॉन है, ये आपको मिल जाएगा। अब मैं इसमें बता दूं आपको, दो तरह की हम यहाँ पर पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। कौन सी? एक तो रैम होती है हमारी, एक रोम होती है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं हल्का सा इनके बारे में बता देता हूँ। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से बनी होती है, मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज करके बनाते हैं हम। ठीक है, और इसमें क्या है, ये एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? ये रैम वोलेटाइल मेमोरी। अब ये वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, मैंने पीछे भी डिस्कस किया, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वोलेटाइल मेमोरी मतलब अगर हमारा जो भी सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं और जैसी सप्लाई कट हो, हमारा सिस्टम बंद हो जाए, और जो हमारा डेटा जो हम वर्क कर रहे थे जो इरेज हो जाए, यानी कि सप्लाई कट होने पर जो डेटा इरेज हो जाता है हमारा, वो हमारा किस मेमोरी में होता है, वो हमारा वोलेटाइल मेमोरी में होता है। मतलब कोई भी वर्क अगर हम कर रहे हैं, तो अब मैं बात करूं, दो मेमोरी हमारे पास, रैम और रोम। तो रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब रैम में क्या है, जो हम वर्क कर रहे हैं और जो हमारा सिस्टम पे हम वर्क करते हैं, जैसे कुछ भी टाइप कर रहे हैं जो भी है, और अगर सप्लाई कट हो जाए और वो इरेज हो जाए, तो जो इरेज हो जाएगा डेटा, वो हमारा एक्चुअल में क्या होगा, किस पर हम वर्क कर रहे हैं, रैम में वर्क कर रहे हैं, यानी कि वो कौन सा है, वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम जो है हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें क्या होता है, सप्लाई कट होने पर डेटा जो है वो हमारा इरेज हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो वोलेटाइल मेमोरी आर दोज मेमोरी दैट स्टोर द डेटा टेंटेटिवली, यानी कि डेटा जिसमें केवल टेंटेटिवली स्टोर होता है। मोर प्रिसाइजली वन कैन अंडरस्टैंड दैट डेटा सेव्ड इन वोलेटाइल मेमोरी रिमेन ओनली टिल, कब तक, जब पावर सप्लाई इज ऑन, जब तक पावर सप्लाई ऑन है। वंस द सप्लाई इज ऑफ द स्टोर डेटा वुड गेट लॉस्ट, मतलब जब तक सप्लाई ऑन है तब तक डेटा हमारे पास सेव है, स्टोर है, लेकिन जैसी सप्लाई कट हुई तो वो डेटा क्या हो गया, इरेज हो गया। तो वो ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा इरेज हो जाता है सप्लाई कट होने पर, वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। और वैसे ही कौन सी मेमोरी हमारी, रैम, यानी कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो हमारी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आगे बात करूं टाइप्स ऑफ रैम की, तो रैम के दो टाइप होते हैं, अभी पीछे डिस्कस किए। स्टैटिक रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है। स्टैटिक रैम की अगर बेटा मैं बात करूं, तो जो कैच मेमोरी है वही एक्चुअली में हमारी स्टैटिक रैम ही होती है, या ये कह लें कि जो स्टैटिक रैम है उसको हम एज ए कैच मेमोरी यूज करते हैं। और जो हमारी दूसरी होती है वो डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, यानी कि डी रैम होती है। और इन मेमोरी की अगर मैं बात करूं, स्टैटिक रैम, ये एक्चुअल में क्या फ्लिप फ्लॉप से ही मिलकर बनी हुई होती है। फ्लिप फ्लॉप से हम इनमें यूज करते हैं ज्यादातर, और मेनली जो डिजाइन होती है बीजेटी और मॉसफेट से बनी होती है। बीजेटी और मॉसफेट क्या एक्चुअल में ट्रांजिस्टर्स हैं, और ट्रांजिस्टर्स हमारे किससे बने होते हैं, सिलिकॉन मटेरियल के बने होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरीज बोल देते हैं। ये एक्चुअल में क्या होती है, सेमीकंडक्टर यूनिट्स होती है हमारी। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको स्टैटिक रैम के बारे में बेसिक सा पता चल गया, और ये भी वोलेटाइल इन नेचर होता है, यानी कि जो हमारी कैच मेमोरी होती है वो भी एक्चुअल में वोलेटाइल इन नेचर, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। दूसरी कौन सी, हमारी डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैम है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं, और
इसमें बस ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर, दिस इज अचीव्ड बाय इंस्टॉलिंग द मेमोरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट दैट रीराइट द कंटेंट सेवरल 100 टाइम्स एवरी सेकंड, यानी कि हर सेकंड में कम से कम सेवरल 100 टाइम जो है कंटेंट को क्या किया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है रिफ्रेश करके यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है रोम। रोम क्या हमारी रीड ओनली मेमोरी, ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, इरेजेबल ई रोम और ई रोम करके जो होती है, काफी सारी हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है। हमें टाइप्स यहाँ पर पढ़ने की नीड नहीं है ज्यादा इसकी, बस ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारी रोम होती है ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं और केवल इसमें से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जबकि हमारा जो रैम है उसमें रीड और राइट दोनों हम डेटा को कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। यहाँ से जो रोम है हमारा उसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में शायद देखने को मिल जाए, 2D एंड 2.5D, यानी कि कैसे लिखा हुआ है 2D एंड 2.5D, इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है मेमोरी। तो 2D एंड 2.5D मेमोरी क्या होती है, तो ये D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये D जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, ये चीजें आपने सुनी होंगी। 2 डायमेंशनल एक्चुअल में क्या होता है, जिसमें 2 डायमेंशंस होती है, मतलब लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, एक जैसे हमारा रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और जो हमारा 3D होता है वो क्या होता है, उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, साथ में हाइट भी होती है, जैसे हमारा क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से वही डायमेंशन यहाँ पर भी हमारा ये इंडिकेट कर रही है, मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें हम एक रेक्टेंगल शेप में यूज कर रहे हैं। अभी मैं आगे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, 2D का क्या है, 3D का क्या, 2.5D का क्या है, फिर डायग्राम आपको समझाने वाला हूँ। बस इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये मेमोरी सिंपली कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस बिलो फॉर्म, यानी कि 2 की पावर n इक्वल टू n। मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये एक्चुअल में हम इसमें जो यूज करते हैं 2D को डिजाइन करने में मेमोरी को, एंड 2.5D मेमोरी को डिजाइन करने में हम यूज करते हैं डिकोडर्स, जिसमें 2D में हम सिंगल डिकोडर यूज करते हैं और 2.5D में हम क्या करते हैं, डबल यानी कि 2 डिकोडर्स यूज करते हैं। डिकोडर में ऑलरेडी पहली जो 3 वीडियो मैंने आपको बना के दी है, पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट की जो वन शॉट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया आपको डिकोडर के बारे में, एक बार फिर से समझा देता हूँ। डिकोडर एक्चुअल में क्या होता है, हमारा एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट होता है। अब ऐसा भी नहीं कि मल्टी में कितने भी होंगे, तो होता है एक्चुअल में यह है, ये किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, 2 की पावर n इक्वल टू n, जैसे कि यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये n जो होता है ये हमारा होता है आउटपुट, क्या होता है ये आउटपुट, मतलब ये आउटपुट होता है, तो फिर ये 2 हो गया हमारा, तो इनपुट क्या होगा, तो ये जो स्मॉल n है ये हमारे क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं। तो अब मैं अगर बात करूं कि 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, या अगर मैंने बात करी क्या 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो सर इसके अकॉर्डिंग तो हमारे जो डिकोडर होगा ये, तो ये क्या होगा हमारा, इसमें 3 इनपुट होंगे 8 आउटपुट होंगे, तो क्या होगा 3 इंटू 8 डिकोडर हमारा होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 इंटू 8 डिकोडर होता है। ऐसे अगर मैं 2 की पावर 4 कर दूं तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, तो वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 डिकोडर। 2 की पावर 2 कर दूं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 डिकोडर। तो इस तरीके के हमारे डिफरेंट डिकोडर्स हमारे होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह का हमारा डिजाइन होता है, जिस तरह की हमारी मेमोरी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिकोडर को वहां पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको 2D एंड 2.5D में क्या है। तो ये सर्किट आपको देखने को जो मिल रहा है यहाँ पर, ये किसका है 2D का सर्किट है, और इसको बना के अपने हाथ से मैं जैसा हर डायग्राम के लिए बोलता हूँ, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि इसको ड्रॉ कर लीजिएगा अपने हैंड से, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए, बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और क्योंकि ड्रॉ करेंगे तो एग्जाम में भी गलती होने के चांसेस कम होंगे और ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, आपको देखेंगे यहाँ पर हमारी एड्रेस लाइंस है जो हमारे रो सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम अपना एक डिकोडर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एड्रेस लाइन है वो कितनी है हमारे पास, टोटल 3 एड्रेस लाइन है। अब ये डिकोडर है तो 3 इंटू 8 डिकोडर होगा, तो यानी कि आउटपुट लाइन कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। तो ये कितनी है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, यानी कि 0 to 7, मतलब टोटल 8 हमारी आउटपुट लाइन होगी किसकी, डिकोडर के लिए। अब ये हमारी क्या है, ये हमारी है मेमोरी। अब ये मेमोरी क्या होती है आपको पता ही होगा, मेमोरी जो है अलग अलग ब्लॉक्स में हमारी डिवाइड रहती है। एक्चुअल में जो मेमोरी होती है वो किस तरीके से होती है, मेमोरी ये है हमारी, उसको हम अलग अलग वर्ड में इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। साथ में इसमें एक वर्ड में कितने बिट्स हम लिख सकते हैं वो भी हमारा अलग अलग होता है। जैसे मान लो 4 ये हमारे अलग अलग वर्ड्स हैं, एक वर्ड ये हो गया W0, W1, W2, इस तरीके से ये अलग अलग वर्ड्स हमारे हो गए। और एक वर्ड में कितने, सपोज करो 4 बिट्स हम लिख सकते हैं, तो 0, 1, 2, 3 यहाँ तक
फिर 4, 5, 6 एंड 7, इस तरीके से ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग ब्लॉक में हमारी क्या होती है, मेमोरी होती है। अब कोई पर्टिकुलर डेटा जो है किस वर्ड में होगा, किस वर्ड में किस पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा, जैसे मान लो हमें 6 चाहिए तो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अलग अलग लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, 2D एंड 2.5D हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो जो हमारा 2D है और 2.5D है, इसमें डिफरेंस क्या है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे नीचे तो कॉलम इनपुट आउटपुट सर्किट, यानी कि जो अदर हमारे इनपुट आउटपुट सर्किट्स होते हैं वो इस सर्किट के थ्रू यहाँ से मेमोरी के साथ कनेक्ट रहते हैं, जो भी इनपुट आउटपुट सर्किट है। ये हमारी सेलेक्ट लाइन है, जिससे ये पता चलता है हमें कि ऑपरेशन रीड करना है या राइट करना है, मतलब इसमें से पढ़ लेना है डेटा या इसमें राइट करना है हमें। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो 2D मेमोरी होती है, 2D केवल हमें एक वर्ड बता सकती है किस वर्ड में आपका डेटा है, लेकिन पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती किस वर्ड, मतलब किस पर्टिकुलर इस वाले ब्लॉक में डेटा है या इस वाले ब्लॉक में डेटा है, ये नहीं बता सकती। लेकिन हाँ ये जरूर बता देगी कि जैसे D3 है, ये जैसे D0 है, ये D0 वाला ब्लॉक क्या हो गया हमारा वर्ड, ये वाला वर्ड, तो डेटा जो है आपका इस वर्ड में है। ठीक है, ये जैसे D5 है तो D5 क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया। तो इसमें यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर। अब ये सिलेक्ट कैसे होगा, सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिकोडर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि डिकोडर से यहाँ पर हमारा सिलेक्शन होगा। तो डिकोडर जैसे 3x8 डिकोडर यूज हो रहा है, तो 3x8 डिकोडर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 3x8 डिकोडर में क्या होगा, 3 इनपुट होंगे, तो 3 इनपुट मैंने कौन से मान लिए, A B C मान लिए। 3 इनपुट के लिए टोटल बाइनरी कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे सर, 8 बनेंगे। कैसे बनेंगे 8 हमें पता है, क्योंकि बाइनरी में हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2 के लिए 4 बनता है, 3 के लिए कितने बनते हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कि टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या बनेंगे, लिखने का तरीका आपको पता ही है, मैंने डायरेक्ट आपको लर्न हो ही गया होगा। कैसे लिखते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर 7, यानी कि टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर, ऐसे ही फिर हमारे 8 आउटपुट होंगे, तो कौन कौन से होंगे, एक D0 होगा, एक D1 होगा, एक D2 होगा, एक D3 होगा, एक D4 होगा, एक D5 होगा, एक D6 होगा और एक लास्ट में हमारा D7 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब सर बताइए इसमें आउटपुट कैसे लिखेंगे, तो बेटा जब 0 0 0 होंगे ना हमारे इनपुट, तो उस टाइम में हमारा D0 यानी कि जो आउटपुट 1 है वो सिलेक्ट होगा, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे। अच्छा सर ऐसा है, हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जब 0 0 1 ये बाइनरी का जो नंबर है ये डेसिमल में किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को, ये किसको करता है 1 को, ये किसको करता है 2 को, ये किसको करता है 3 को, ये किसको करता है 4 को, ये किसको करता है 5 को, ये किसको करता है 6 को और ये किसको करता है 7 को। तो मतलब क्या हुआ सर इसका, तो बस समझ लो उसी नंबर का हमारा जो आउटपुट है वो एक्टिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव होंगे। जैसे ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा, D1 जो है हमारा 1 हो जाएगा, बाकी के ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे 0 हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, ये 2 वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी ये सारे 0 हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। नेक्स्ट ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 0 0 0 0 0 एंड 1, लास्ट में दोनों 0। फिर उसके बाद ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 0 0 0 0 0 0 1 0 और लास्ट में ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 एंड ये 0। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या, कि अगर मैंने मान लो सपोज करो मेरा जो एड्रेस लाइन है वो किस पर सेलेक्ट हो रही है, 101 पे सेलेक्ट हो रही है। तो 101 का मतलब क्या होता है सर, 5 होता है, 5 होता है। तो 5 मतलब यहाँ पर देखेंगे तो D5 जो है वो क्या है हमारा हाई है, एक्टिव है, बाकी सारे 0 हैं। तो इससे इसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क करेगी सर हमारी मेमोरी 2D, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आइएगा समझ लेते हैं। अभी क्या बताया मैंने, 2D, तो 2D की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, सपोज करो मैंने जो हमारा एड्रेस लाइन है, जो हमारा एड्रेस लाइन है वो रो सेलेक्ट करने के लिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स की, तो उसमें क्या करा मैंने 101 की बात कही यहाँ पर कि 101 जो है सर वो सिलेक्ट कर लो। तो 101 का मतलब होता है 5, तो इसका मतलब क्या होगा, D5 जो है वो एक्टिव हो जाएगी, और D5 एक्टिव हो जाएगी तो मतलब ये वाला जो हमारा वर्ड है ये हमारा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, तो हमारा डेटा जो है इसी वर्ड में मिल जाएगा, इस वर्ड में हमारा क्या होगा, डेटा होगा। ठीक है। अगर मान लो कि सर इसे चेंज करके बताना, मैंने कहा बेटा 011 कर लो,
अगर हमें चाहिए D3 में हमारा डेटा है तो हमारी जो एड्रेस लाइन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होगी और जो इनपुट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। मान लो ये क्या हुआ 011, मतलब ये 0 ये 1 ये 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। तो D3 जो है हमारा ये वाला जो D3 है ये वाला वर्ड जो है वो सेलेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा और इसी में हमारा क्या हो जाएगा डेटा हमें मिल जाएगा जो भी हम डेटा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। और रीड करना है राइट करना है वो इस पर डिपेंड करेगा, रीड राइट ऑपरेशन जो है हमारा सेलेक्ट लाइन के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2D का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। 2.5D का कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा वहां पर भी डिकोडर का। ये लिखा हुआ है 2D के बारे में, ये रहा 2.5D का। तो इसमें हम क्या करते हैं इसी तरीके से वही है यहाँ पर, जैसे हमने 3 इनपुट है तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारे क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा कम रहेगा अभी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मान लो ये क्या है हमारा, यहां पर भी एक डिकोडर यूज होता है और इसमें यहां पर जो हम यूज कर रहे थे सर्किट वहां पर भी हमारा क्या होता है साथ में एक डिकोडर यूज कर लेते हैं। अब इस डिकोडर को यूज करने का फायदा क्या होगा अभी देखेंगे। यहाँ पर भी एड्रेस लाइन जो हमारी 3 है, कितनी है 0 1 2 3 है, तो 3 into 8 डिकोडर हो गया। तो यहाँ पर हमारी क्या आउटपुट होगा D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। टोटल कितने होगा यहाँ पर 8। अब यहाँ पर भी हम डिकोडर यूज कर रहे हैं, इसके लिए भी एड्रेस लाइन जो है सेलेक्ट करने के लिए कितने इनपुट है 3, तो यहाँ पर भी टोटल कितने हो जाएंगे 8 आउटपुट हो जाएंगे। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 तो ये कितने हो जाएंगे डी से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको स्मॉल डी से कर देता हूँ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। तो टोटल ये भी 3 into 8 डिकोडर है, ये भी 3 into 8 डिकोडर है। जो टेबल मैंने पीछे बताई बेटा वो अभी आपको 3 into 8 डिकोडर की है। ठीक है, तो हुआ क्या, आप देखो मैंने क्या करना है, मुझे डेटा सेलेक्ट करना है। तो हमारा ये वाला जो यहाँ पर मैंने क्या सेलेक्ट करा है, यहाँ पर एक सेकंड में कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा कि 101 करो। अब मुझे देखो इसमें इस वाले इसमें जो 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें क्या होता है एग्जैक्ट पर्टिकुलर किस बिट मतलब किस पोजीशन पे हमारा डेटा है उस पोजीशन का हमें पता चल जाता है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था कि हमारा मेमोरी जो होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या होते हैं हमारे एक एक वर्ड क्या कहलाते हैं, ये वर्ड कहलाते हैं। ये वर्ड है हमारा, एक वर्ड है, एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड हो गया। अब एक वर्ड में कितने बिट्स हम लिख सकते हैं, मान लो 4 लिख सकते हैं, 0 1 2 3। तो ऐसे इसमें 4 5 6 7 इस तरीके से। ठीक है, तो मेरा डेटा जो है इस पे है 6 पोजीशन पे, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो मिलती है हमारी वो 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है। कैसे समझिए जरा, देखिए कैसे। मैंने यहाँ पर सपोज कीजिएगा 101, ये डिपेंड किस पे करेगा, हमारा फुल्ली डिपेंड है किस पे, डिकोडर पे। और डिकोडर पे भी जो हमारा इनपुट है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर मैंने कर लिया 101 और सर यहाँ पे एक काम कीजिएगा 100 कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो था हमारा इनपुट वो 100 कर लिया। अब 101 किसको रिप्रेजेंट करता है 5 को, तो मतलब कौन सा हमारा आउटपुट सिलेक्ट होगा D5। कौन सा, ये वाला जो D5 है ये वाला मेरा इधर से, तो आउटपुट ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इस डिकोडर के अकॉर्डिंग देखो तो 100 ये क्या होता है सर, ये तो 4 होता है 100 1004 4 है, तो यहाँ से कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा D4 सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पर और ये देखो यहाँ पर, तो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी होगी मेरी, ये वाली। यानी कि जो इस लोकेशन पे मेरा डेटा है वही डेटा मुझे क्या था चाहिए था। तो पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट लोकेशन को सर्च करने के लिए या 2.5D में यही हमारा बेनिफिट है कि एक एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिल जाती है किस पर्टिकुलर की मतलब किस हमारे वर्ड में, यानी कि किस वर्ड में डेटा है और किस पोजीशन पे डेटा है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन हमारी मिल जाती है 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में। और यही दोनों में डिफरेंस है और ये इसके एडवांटेज भी है हमारी 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो बेटा आई होप आपको ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये इसके बारे में हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की भी। तो कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि इन 2D ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर इज फिक्स्ड बट 2.5D हार्डवेयर जो है वो चेंज, मतलब जो 2D हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फिक्स्ड होता आता है हमारा हार्डवेयर, जबकि 2.5D ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हम अपने हार्डवेयर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
2D organization require more gates while the 2.5D require less। मतलब क्या है, हमारा जो हमारा 2D ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या जो नंबर ऑफ गेट्स है वो हमें मोर गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इसमें लेस गेट्स से हमारा काम चल जाता है यहाँ पर। ठीक है, एक बस डिकोडर यूज कर लिया हमने, दूसरा तो उससे हमारी एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई यहाँ पर 2.5 में। 2D मोर कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू द 2.5D, यानी कि 2D जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डेटा को सर्च करने में भी प्रॉब्लम होती है एग्जैक्ट लोकेशन, बस ये वर्ड को सिलेक्ट करके बताती है, जबकि 2.5 जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होता सर्किट, उससे क्या होता है हमारी एग्जैक्ट लोकेशन भी हमें मिल जाती है। एरर करेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन 2D ऑर्गेनाइजेशन बट 2.5D could be done easily। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं, 2D इज मोर डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट इन कंपैरिजन टू 2.5D ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 2.5D जो है वो इजिली फैब्रिकेट हो जाती है एज कम्पेयर टू 2D, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गेट्स भी हमें क्या है ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये 2D में एडवांटेजेस की बात हो रही है। 2D मेमोरी की सिंप्लिसिटी हो गई, इसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो गई, लो पावर कंजप्शन यहाँ पर होती है। ठीक है, ये पढ़ लेना है। और जो डिसएडवांटेज है तो लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, लिमिटेड कैपेसिटी हो जाती है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं 2.5 की करूँ तो बैंडविड्थ अच्छी खासी होती है, कैपेसिटी अच्छी खासी होती है और स्केलेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेज की तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, पावर कंजप्शन ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कैच मेमोरी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, और कैच मेमोरी में भी किसका मिलेगा, अभी कैच मैपिंग हम आगे देखेंगे उसका ये मिलेगा, तो लिख देता हूं मैं यहीं पर इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड में पानी पी लूं एक गिलास। ठीक है बेटा, कैच मेमोरी जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैच मेमोरी में भी क्या है, कैच मैपिंग, और कैच मैपिंग से भी कभी कभी न्यूमेरिकल भी बन जाता है, तो कैच मैपिंग का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल लेकिन मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हाँ मैपिंग में आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा दूंगा, तीनों टाइप की मैपिंग समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो कैच मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट साइज होता है इसका, मतलब रजिस्टर से बड़ा होता है, और फास्टेस्ट स्पीड होती है, और जो हमारा प्रोसेसर होता है उसी पे क्या है लगी हुई होती है उसी में। ठीक है, उसी में क्या होती है इनबिल्ट रहती है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, कैच मेमोरी इज अ स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन कंप्यूटर। द कैच इज अ स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी दैट स्टोर कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली यूज इन मेन मेमोरी लोकेशन। मतलब जो मेन मेमोरी लोकेशन में वहां से एकदम लेगा डेटा और प्रोसेसर को देगा, प्रोसेसर लेगा डेटा एकदम रैम तक जाएगा। तो प्रोसेसर की यानी कि हमारे सिस्टम की ओवरऑल स्पीड बढ़ाने के लिए हम कैच मेमोरी यूज करते हैं। अब कैच मेमोरी में भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर आगे क्या देखो मैंने, अगर मैं यहाँ पर समझाऊं देखो, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारी प्रोसेसर की यूनिट हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमारा ALU हो गया, हमारा जो भी है कंट्रोल यूनिट हो गई, हमारी रजिस्टर्स हो गए। तो जो लेवल 1 है कैच मेमोरी का वो इसी में इनबिल्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक लेवल 2 हो गया हमारा, एक लेवल 3 हो गया, और फिर उसके बाद जाके हमारी क्या होगी, जरूरी नहीं कि जो हमारा प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने डिजाइन कर रखा है 3 लेवल के उसमें कैच मेमोरी यूज किया है, 2 लेवल की, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कैच के लेवल्स होते हैं हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी क्या होगी, मेन मेमोरी हो गई, मेन मेमोरी, फिर उसके बाद ये प्राइमरी मेमोरी, फिर उसके बाद हमारी क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी। ठीक है, तो अब डेटा जैसे हमारा मान लो यहाँ पर डेटा चाहिए ALU को, कोई डेटा चाहिए इस तरीके से, ये हमारा ALU है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये रजिस्टर्स हमारे हैं। ठीक है, तो कोई डेटा चाहिए इसको ALU को यहाँ पर फैच कराना है, मतलब लेना है डेटा कहीं से, तो वो सबसे पहले कहाँ सर्च करेगा, रजिस्टर में देखेगा। डेटा रजिस्टर में नहीं है तो सबसे पहले लेवल 1 में चेक करेगा, और अगर लेवल 1 में नहीं होगा तो लेवल 2 में जाएगा, लेवल 2 में नहीं होगा तो लेवल 3 में जाएगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा तो मेन मेमोरी में जाएगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, अगर यहीं पर हमारा डेटा मिला है तो स्पीड बहुत ज्यादा है, यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर इसमें मिलेगा डेटा तो थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ पर डेटा मिलेगा तो और भी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, और यहाँ पर डेटा मिलेगा तो और भी स्पीड कम हो जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट इसके लेवल्स होते हैं, तो ये लेवल हम स्पीड बढ़ाने के लिए हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहीं पर डायरेक्ट मेन मेमोरी लगा दें तो मेन मेमोरी से डेटा को फैच होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि जो मेन मेमोरी है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है एज कम्पेयर टू कैच। तो इसलिए क्या होता है कि हम कैच के अलग अलग लेवल बना देते हैं अपने प्रोसेसर की और अच्छी स्पीड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये भी फास्टेस्ट काम करेगी, साथ में ये भी हालांकि थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में यहाँ से अगर डेटा को फैच करना है तो टाइम लगेगा, लेकिन स्पीड ओवरऑल स्पीड अगर हम देखें मेन मेमोरी के कंपेरिजन में अच्छी खासी स्पीड यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, कैच के लेवल्स होते हैं अलग अलग। और कैच मेमोरी मैंने आपको बताया एक्चुअल में स्टैटिक रैम ही जो होता है वो हमारा कैच मेमोरी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात कर लूं, कैच मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है यहीं पर आपको पता चल जाएगा इसका ओवरऑल। कैच मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी, ये तो मैंने बता ही दिया टाइप,
दैट एक्ट्स एज ए बफर। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है ना एक बफर का काम करती है रैम के और सीपीयू के बीच में। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, मतलब ये क्या है, जो हमारा सीपीयू है, ये सीपीयू है और ये कैच है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि रैम इसमें मैंने मान लिया, ठीक है। तो जो हमारा सीपीयू होता है, ये कैच तो इसी के अंदर ही होती है, इसी में होती है कैच मेमोरी, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है। अब जो रैम है हमारी, वो कैच के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती है और डायरेक्ट रैम जो है वो सीपीयू से भी कनेक्ट हो सकती है, अगर कैच मेमोरी नहीं है तो अगर डायरेक्ट कनेक्ट होगी तो स्पीड अगर देखें तो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ये क्या कर रही है, देखो रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी और जो सीपीयू उसके बीच में बफर का काम कर रही है। स्पीड बढ़ाने के लिए हम प्रोसेसर की अपने उसमें कैच मेमोरी यूज करते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कैच मेमोरी होल्ड्स फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल इन द सीपीयू व्हेन नीडेड, ठीक है। कैच मेमोरी इज कॉस्टलियर देन द मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी, यानी कि कॉस्टलियर तो होती है, मैं बता ही चुका हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सिंक्रोनाइजेशन कराती है हाई स्पीड के साथ में डेटा का, ठीक है, तो स्पीड अच्छी होती है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पीछे। बहुत इजी यूनिट है ये वाली, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये वाली यूनिट जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा अच्छे से, ठीक है। और लास्ट वाली यूनिट भी इजी है, यूनिट सेकंड और थर्ड थोड़ी सी है, सेकंड भी बल्कि देखा जाए तो ओवरऑल इजी है, और थर्ड में थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेशन, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। अब ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्यूचर के लिए भी। अगर आप सीएस के स्टूडेंट है ना, तो आप अगर फ्यूचर की बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, पूरे सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला कैच मैपिंग ही है। चाहे वो आप गेट की बात कर लें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें आप, या फिर किसी भी इंटरव्यू या वाइवा की बात कर लें। डायरेक्ट मैपिंग एक मैपिंग होती है डायरेक्ट, एक होती है एसोसिएटिव मैपिंग, एक होती है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अभी एक्चुअल में सर मैपिंग क्या है ये तो बताइए। मैं बेटा मैपिंग कुछ नहीं है, अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर डेटा में हमारा ये क्या है, ये इसी में है, ठीक है। अब हमारा क्या करना है, हमारा एएलयू इसमें लगा हुआ है और एएलयू में हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो डेटा है तो रजिस्टर में होगा तो वहां से आ जाएगा, अगर डेटा नहीं है तो कैच में चेक करेगा, नहीं है तो कहां से आएगा, रैम से। तो एक्चुअल में क्या होगा, जो रैम से डेटा आएगा वो पहले किस में जाएगा, कैच मेमोरी में जाएगा। तो यहां से डेटा फैच होना कहां पर, कैच में, रैम से, यानी कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वहां से डेटा फैच होना या डेटा आना कहां पर, कैच मेमोरी में, वही एक्चुअली हमारा क्या है, कैच मैपिंग है। और ये कैच मैपिंग में कैसे कैसे होती है, तीन तरीके से हमारी कैच मैपिंग होती है, एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है एसोसिएटिव और एक होती है सेट एसोसिएटिव। तीनों को मैं यहीं पर बता दूंगा, यहीं पर समझा दूंगा, जरा ध्यान से समझिएगा बस जरा। मैं चलो यहीं पर बना लेता हूँ इसी तरीके से, एक सेकंड रुको, यहाँ पर आएंगी नहीं, चलो अलग अलग बता देता हूँ, ठीक है। ये ले लेता हूँ मैं मेन मेमोरी यहाँ पर एक, ये क्या है, मेरी मेन मेमोरी है, ठीक है। ये क्या है, मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी मतलब रैम कह लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, मेरी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो है एज कम्पेयर टू रैम क्या होती है, स्मॉलर साइज होती है। ये अगर मुझे जीबी में मिल रही है तो ये मेरी बाइट्स में ही मिलेगी या किलोबाइट में मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो सपोज करो यहाँ पर मेरे पास जो मेमोरी है, मैंने अभी पीछे बताया दो चीजें आपको बताई, एक तो मेमोरी में क्या होता है, वर्ड होता है और एक नंबर ऑफ बिट्स होती है, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी जो मेमोरी है, ये वाली जो मेमोरी है, ये टोटल कितने 128 वर्ड्स की है, मैंने ये मान लिया। फॉर एग्जांपल मैं लेके चला हूं मेन मेमोरी मैंने कितने वर्ड की है, 128 जो है वर्ड की है। अब ये सर 128 वर्ड की है तो कैसे कैसे क्या क्या होगा सर बताइएगा, जरा थोड़ा सा समझाइएगा। तो बेटा समझो, अब सपोज करो एक वर्ड में मेरा जो है, ये एक वर्ड होता है, ये दूसरा वर्ड हो गया, तीसरा वर्ड हो गया, चौथा वर्ड, इतने वर्ड की हमारी है। तो इसमें क्या होगा, एक वर्ड में मेरे इतने बिट की है, सॉरी मैं भी क्या क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये क्या है मेरा बिट है, वर्ड नहीं बिट, 128 बिट की है। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये कितने 128 बिट की है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब 128 बिट की है तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ये अलग अलग वर्ड ले लिए और एक वर्ड में मैं कह रहा हूँ 0 1 2 एंड 3, यानी कि एक वर्ड में टोटल 4 बिट जो है मैं स्टोर करा पा रहा हूँ, यानी कि 4 बिट मेरी क्या हो रही है, इस तरीके से 4 बिट स्टोर हो रही है, इस तरह की मेरी क्या है, मेमोरी है, ठीक है। 0 1 2 3 यहाँ पर आ गया, 4 5 6 7 ऐसी 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्या हो जाएंगे, वर्ड नंबर 1 हो गया, वर्ड नंबर 2 3 4 5 6 7
इस तरीके से हो गया। अब मैंने क्या करा, इसको B0 मान लिया, इसको B1 मान लिया, इसको B2 मान लिया, इसको B3, ऐसे ही मैं करता चला जाऊंगा लास्ट तक मेरे जितने भी यहाँ पर बनेंगे, जो भी होंगे आप देख लीजिएगा लगभग कितने होंगे यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक में 4 है और टोटल मेरे 128 वर्ड है, तो इसको मैं 4 से अगर डिवाइड कर लूंगा 128 को, तो कितना आ जाएगा 4 से कैसे कैलकुलेट होता है देखो समझ लो। 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, यानी कि टोटल 31 मेरे क्या आ जाएंगे यहाँ पर वर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, B0 से स्टार्ट किया है तो B30 तक मेरे क्या होगा वर्ड्स हो गए यहाँ पर। क्लियर हो गया। और एक में मैं ये वर्ड्स कैसे क्लियर हुए, ये वर्ड ऐसे हुए, मान लो मेरी जो मेमोरी है इसका साइज कितना 128 बिट है। अब एक वर्ड में मैं कितने बिट स्टोर करा पा रहा हूँ, 4 बिट स्टोर करा पा रहा हूँ। तो टोटल कितने वर्ड्स हो गए मेरे, 31 वर्ड हो गए यहाँ पर। B0 माना है तो B30 तक यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये मेरी क्या है, ये मेरी है सर कैच मेमोरी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें एक वर्ड में 4 बिट स्टोर हो रही है तो ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, मान लो ये कितने बिट का है, ये 16 बिट का हमारा क्या है कैच मेमोरी। 16 बिट, इसके कंपैरिजन में मैंने इसका साइज जो ले लिया वो स्मॉल ले लिया समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 16 बिट है, कितने एक उसमें, इसमें भी कितने होंगे 4 वर्ड हम क्या करा सकते हैं, स्टोर करा पाएंगे। यानी कि जो वर्ड होंगे वो दोनों सेम कैटेगरी के होंगे, सेम टाइप के होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 वर्ड में करा पा रहा हूँ तो टोटल मतलब 4 बिट में स्टोर करा पा रहा हूँ तो टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे सर, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो मैंने लेवल से अलग अलग, इसमें हम लेवल बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर L0, ये L1, ये L2, ये L3, 4 लेवल हमारे यहाँ पर कैच मेमोरी के हो गए। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, किसी को यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया है, कैच मैपिंग इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा ध्यान से। अभी मैं सिर्फ ये मेमोरी आपको समझा रहा हूँ, अभी मैंने कोई सी भी मैपिंग की बात यहाँ पर नहीं करी है। मैंने सिर्फ ये समझाया कि ये मेरी मेन मेमोरी है जिसको मैं रैम कह लूँ। कितने बिट की है ये सर, ये 128 बिट की है। तो सर 128 बिट की है तो सर, और एक चीज और बताइएगा, इसमें एक वर्ड में हम कितने बिट स्टोर करा पा रहे हैं, तो 4 बिट स्टोर करा पा रहे हैं। तो यहाँ पर कितने 0 1 2 3, एक में 4 है तो फिर दूसरे 4 अगले में, फिर अगले 4 अगले में, फिर उससे अगले 4 अगले में। तो टोटल ऐसे ये एक वर्ड कहलाता है। तो टोटल वर्ड कितने हो गए सर, हमारे यहाँ पर 31 वर्ड हो गए हमारे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। सर हमने जो कैच मेमोरी ली है वो कितने बिट की है, बेटा ये हमारी 16 बिट की है, 16 बिट की है। ठीक है सर, एक उसमें वर्ड में या एक लेवल में कितने बिट स्टोर होंगी सर, 4 होंगी। तो फिर हमारे यहाँ पर भी लेवल भी कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें 4 हमारे बिट है तो यहाँ पर भी 4 बिट ही होंगे। अब इसमें होगी कैसे सर मैपिंग, तो समझिएगा 1 बाय 1। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट मैपिंग की और डायरेक्ट कैच मैपिंग की। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होगा, जैसा कि इसका नेम ही है डायरेक्ट मैपिंग होगी। तो डायरेक्ट मैपिंग क्या होगी कि जैसे मैंने यहाँ पर L0 है मेरा, ये ब्लैंक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, B0 पहले वर्ड को यहाँ पर क्या कराऊंगा, मैप कराऊंगा, यानी कि फैच कराऊंगा। तो मेरा जो सबसे पहले जो है इसमें पहले वाले उसमें वर्ड में क्या जो B0 है वो क्या हो जाएगा, फैच हो जाएगा। तो B0 की पहली बिट यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, चारों बिट आ गई। अब जैसे मैंने B0 को यहाँ पर क्या करा दिया, प्लेस करा दिया, यानी कि मैप हो गया। तो फिर अगले पे L1 पे क्या जाएगा, क्या कैसे जाएगा, तो ये एक्चुअल में क्या होता है हमारा मॉड के हिसाब से होता है। अगर मैं इसको L मॉड इस तरीके से लिख दूं, L मॉड B इस तरीके से लिख दो, तो L का मतलब हमारा लेवल हो गया, तो लेवल की वैल्यू 0 है मॉड, और ये भी हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो ये किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा B0। इस तरीके से जो हमारा B1 है वो किस पे जाएगा, L1 पे जाएगा। फिर B2 जो है वो L2 पे जाएगा और B3 जो है वो L3 पे जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात यहाँ पर। अब समझो जरा आगे क्या होगा यहाँ पर, अभी और समझो यहाँ पर। तो जैसे मेरा B0 यहाँ पर स्टोर हो गया, B1 यहाँ पे, B2 यहाँ पर, B3 यहाँ पे, सर ये तो फुल हो गई, हाँ बेटा ये फुल हो गई। अब एक चीज और होगा इसमें, अब जैसे B3 बाद B4 मुझे अगर इसमें मैप कराना है तो वो कहां पर होगा, वो यहाँ पर कहीं नहीं होगा, कहां पर होगा, पहले वाले में। तो B4 मेरा यहाँ पर आएगा, फिर B5 यहाँ पर मैप होगा, B6 यहाँ पर, B7 यहाँ पर, B7 यहाँ पर, फिर B8 मेरा यहाँ पर होगा, फिर B9 मेरा यहाँ पर होगा, B10 यहाँ पर होगा और B11 यहाँ पर होगा। इस तरीके से हमारा क्या होंगे, जो हमारे वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड है B0 B1 B2 वो यहाँ पर, यानी कि B0 यहाँ पर मैप होगा, B4 यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद B8 आएगा। अब एक चीज और होता है डायरेक्ट मैपिंग में, डायरेक्ट मैपिंग तो हो रही है 1 बाय 1, पहले यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, फिर उसके बाद 5वां यहाँ पर, 6वां यहाँ पर, 7वां यहाँ पर, 8वां यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, तो अब एक चीज तो है डायरेक्ट मैपिंग तो हो रही है, पूरा पूरा वर्ड आके यहाँ पर मैप हो जाएगा, पूरा पूरा वो डेटा यहाँ पर फैच हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर B0 इसमें लेवल नॉट में L0 में आया है अगर B0, तो यहाँ पर फिर B0 कहीं और पे नहीं आ सकता, B0 केवल यहीं पर आएगा। और B4 की अगर मैं बात करूं तो B4 भी अगर हमें मैप कराना है तो वो B4 इसी वाले लेवल में आएगा, किसी और लेवल में नहीं आएगा।
ऐसे में फिर B8 की बात करूं तो B8 जो है ना वो इसी लेवल L0 में ही आएगा, किसी और लेवल में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर B7 की, तो B7 जो है मेरा L3 में ही मैप होगा। B11 की बात करूं तो वो B3 जो है L3 में ही मैप होगा, ऐसा नहीं कि किसी और में आ जाएगा। ये हमारा एक तरह से मैं बात करूं तो डायरेक्ट मैपिंग की एक डिसएडवांटेजेस भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। डायरेक्ट मैपिंग में क्या है कि जो एक बार एक एलोकेट हो गया लेवल, वो उस वर्ड को, वो वर्ड फिर हमारा किसी और लेवल में एलोकेट नहीं होगा, वो उसी लेवल में एलोकेट होगा। और ये इसी सीरियल में, इसी सीक्वेंस में यहाँ पर एलोकेशन इनका होगा, इसी तरीके से ये चलेंगे। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा डायरेक्ट मैपिंग। अब मैं बात कर लेता हूँ सेट एसोसिएटिव की। सेट एसोसिएटिव में क्या है, फिर से मैं कैच बना लेता हूँ दोबारा से, कैच मेमोरी, फिर मैं समझा दूंगा इधर को तीसरी वाली, जैसे को थोड़ा सा इधर करके बना लेता हूँ। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वही फिर से, 4 लेवल है मेरे, L0, L1, L2 एंड L3। ठीक है, समझ लेना है इसको ध्यान से। ये मेरा डायरेक्ट मैपिंग था। कैसे कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट मैपिंग का, कैसे मैपिंग हो रही है, ये मैंने आपको समझा दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। ये किसके लिए था, डायरेक्ट के लिए, और ये सेट एसोसिएटिव के लिए, सॉरी एसोसिएटिव के लिए। अब ये एसोसिएटिव जो है, बस इसमें ये है जो इसमें ड्रॉबैक देखने को मिली हमें, क्या कि B0 सर इसमें ही होगा तो और किसी में नहीं होगा, कि हाँ नहीं होगा। B4 इसमें होगा और किसी में होगा, नहीं होगा। B6 इसमें होगा, क्या हाँ इसमें होगा और किसी में नहीं होगा। एग्जाम्पल ये लेके चलो मेमोरी का। अब इसमें क्या होता है, जो एसोसिएटिव मैपिंग होती है, तो इसमें ये खास बात होती है कि जो B0 है, मुझे जब B0 मैप कराना है तो वो जरूरी नहीं कि मेरा L0 में ही हमारा क्या हो, मैप हो, यानी कि इसको L0 ही एलोकेट हो। तो फिर सर और क्या होगा, तो बेटा इसमें कोई सा भी एलोकेट हो सकता है। मान लो यहाँ पर अगर मेरा स्पेस नहीं था, L0 जो है वो ऑलरेडी इससे ऑक्यूपाई है, तो मैं जब तक वो ब्लैंक नहीं होगा मैं B4 को यहाँ पर एलोकेट नहीं करा सकता हूँ, तो B4 मेरा वेट करेगा। लेकिन जो एसोसिएटिव मैपिंग है, इसमें क्या है, जैसे B0 है तो B0 अगर यहाँ पर भी एलोकेट हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। फिर उसके बाद में अगर बात करूं B1 की, तो B1 भी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। फिर B2 की अगर मैं बात करूं तो B2 भी सर बिल्कुल कहीं भी आ जाएगा फिर तो, हाँ B2 भी कहीं भी आ सकता है, B2 भी यहाँ पर भी आ सकता है। ऐसी B3, मतलब क्या है कि सारे के सारे जो हमारे वर्ड्स हैं वो किसी भी लेवल पे एलोकेट हो सकते हैं। ऐसा फिक्स एलोकेशन नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही लेवल पे हमारा क्या होगा, एलोकेट होगा। ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड, तो वो क्या होता है उसमें किसी पर भी हमारा हो जाता है। जैसे सपोज करो मैंने जैसे मेरे यहाँ पर B0 करा दिया, यहाँ पर B1 करा दिया, फिर B2 करा दिया, B3 करा दिया, मुझे B4 लाना है। B4 में पता चला इतना जो भी मेरा डेटा यहाँ से गया, एग्जीक्यूट हो गया वहां पर, तो वो ब्लैंक हो गया, तो अगर ये वाला ब्लैंक है तो यहीं पर आ जाएगा। B7 लाना, तो अगर ये वाला ब्लैंक है तो यहीं पर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन ही फिक्स हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव मैपिंग। अगर मैं बात करूं सेट एसोसिएटिव मैपिंग की, तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सर किन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जरा दोबारा बताना। तो बेटा ये जो दोनों हमने पढ़े हैं, डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग, इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सर कैसे कॉम्बिनेशन होता है, अभी बताता हूँ। ये मैंने फिर से कैच ले ली मेमोरी, कैच मेमोरी ले ली, जिसमें हमारे कितने 4 लेवल्स हैं। और हम क्या करते हैं इसमें, हमारा जो ये होता है सेट एसोसिएटिव, ये क्या जैसे टू वे सेट होता है इसमें। एक तो 2 वे सेट होता है, फिर 2 के बाद 4 वे सेट होगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, 8 वे सेट होगा। सर ये क्या है अभी बताता हूँ। क्या होगा कि हमारा जो कैच मेमोरी है, अगर उसमें सेट एसोसिएटिव मैपिंग हम करा रहे हैं, तो या तो हम उसमें 2 वे सेट लेंगे या 4 वे लेंगे, 8 वे, या इसी के पावर में हमारा 16 वे सेट होगा। अब जैसे टोटल लेवल यहाँ पर कितने 4 हैं, तो या तो हम यहाँ पर 2 वे सेट ले सकते हैं या 4 वे सेट ले सकते हैं। 2 वे सेट लेंगे तो सर क्या होगा, तो बेटा इसमें 2 वे सेट लेंगे तो ऐसा होगा कि दो जो है, दो ये यहाँ से यहाँ तक का मेरा एक सेट बन जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, सेट 1 हो गया। और ये वाला जो है बाकी दोनों लेवल का, ये क्या हो गया, सेट 2 हो गया। तो 2 वे सेट में क्या होगा, 2 का एक सेट होगा, फिर 2 का एक होगा, फिर 2 का एक होगा, फिर 2 का एक होगा। दो जो लेवल है उनका एक एक सेट बन जाता है। ऐसे 4 वे में क्या होगा, 4 लेवल का एक सेट बन जाता है। 8 वे में क्या होगा, 8 लेवल का एक सेट बन जाता है। अब सर ये सेट बनाने का फायदा क्या हुआ, तो बेटा समझो सेट बनाने का फायदा क्या हुआ। तो ये जो सेट बनाने का फायदा हुआ, इसमें जो हमारा हमने अभी डायरेक्ट मैपिंग में देखा, तो ये डायरेक्ट मैपिंग की तरह भी काम करेगा। ये एसोसिएटिव मैपिंग में देखा तो ये एसोसिएटिव मैपिंग की तरह भी काम करेगा। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। सर कैसे समझाना, आप समझो। देखो जैसे B0 है, मैंने B0 क्या कराना है, यहाँ पर एलोकेट कराना है, B0 को लेके आना है यहाँ पर। ठीक है, तो B0 जो सबसे पहले काम करेगा, तो जैसे स्टार्ट आया होगा यहाँ पर आएगा, तो जैसे मैंने मॉड वाला बताया एक एग्जांपल, मॉड पे वर्क काम करता है ये वाला, तो ऐसे ही ये वाला भी मॉड पे काम करेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे B0 आएगा तो B0 केवल सेट 1 में ही एलोकेट होगा, लेकिन सेट 1 में जरूरी नहीं कि यहाँ पर एलोकेट हो L0 पे,
जरूरी नहीं कि L1 में हो, तो किसी में भी हो सकता है, मतलब B0 यहाँ पर भी एलोकेट हो सकता है और यहाँ पर भी एलोकेट हो सकता है। अब मैं अगर बात करूंगा B1 की, सर B1 कहां पर होगा, तो B1 फिर यहाँ पर सेट 1 में एलोकेट नहीं होगा, कहां पर होगा सर, सेट 2 में एलोकेट होगा, चाहे वो L2 में एलोकेट हो जाए, चाहे वो L3 में एलोकेट हो जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया B0 यहाँ, तो ऐसा नहीं कि सब में एलोकेट होगा, नहीं, किसी एक में होगा, लेकिन इनमें से किसी एक में होगा। ऐसी B0 मैंने दोनों में बताया, तो दोनों में यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, ऐसा नहीं कि दोनों में होगा, किसी एक में एलोकेट हो जाएगा। ऐसी B1 इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, लेकिन किसी एक में होगा। फिर उसके बाद मेरा सर B2 कहाँ जाएगा, तो बेटा फिर B2 जो है वो यहीं पर आएगा, इनमें से किसी एक में एलोकेट हो जाएगा। फिर B3 कहाँ जाएगा, सर B3 यहाँ पर आएगा, इसी में किसी एक में एलोकेट हो जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग देखूं, तो B0 को, B2 को, B4 को मेरा जो हो रहा है वो एलोकेशन वो किस में हो रहा है, केवल सेट 1 में हो रहा है। ऑड वाले जो है B1, B3 और B5 वो किस में एलोकेट हो रहे हैं, वो हमारे सेट 2 में हो रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सेट हो गया हमारा पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए। लेकिन अब इसकी तरह क्या है कि इसकी तरह ये कैसे काम कर रहा है, तो इसकी तरह ये है कि किसी भी लेवल में हमारा हो रहा है यहाँ पर एलोकेट, तो ऐसी B0 भी जो है उसको भी 2 लेवल मिल रहा है, तो दोनों में से किसी एक लेवल में हमारा एलोकेट हो जाएगा। B1 जो है उसको भी 2 लेवल मिल रहा है। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये दोनों में से किसी में भी एलोकेट हो जाएगा। सेट के उसमें देखें तो ये इसकी तरह काम कर रहा है, अगर लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो ये इसकी तरह काम कर रहा है। ये होता है हमारा सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो आई होप आपको ये तीनों मैपिंग अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड तक अपनी ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। रिवीजन बहुत अच्छा आपका आई थिंक हो रहा होगा यहाँ पर, जहां तक मुझे लगता है। अगर हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल मेमोरी। नहीं बेटा ये वर्चुअल नहीं है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ जरा, एक सेकेंड। ये वर्चुअल नहीं है, ये ऑक्सिलरी है, अभी वर्चुअल आगे आएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है वर्चुअल। तो ये क्या है, मेरा ऑक्सिलरी मेमोरी है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी वही है जो हम, एक सेकेंड, ऑक्सिलरी मेमोरी वही है जो सेकेंडरी मेमोरी एक्चुअल में हमारी होती है। मेमोरी हिरार्की देखी थी आपने पीछे, तो मेमोरी हिरार्की पढ़ी है, तो मेमोरी हिरार्की में जो सेकेंडरी मेमोरी थी वही एक्चुअल में हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी है, जिसमें हम एक्सटर्नल अपने डेटा को, मतलब जो एक्सटर्नल मेमोरीज हमारी होती है ये भी कह सकते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली, कितने भी लंबे टाइम के लिए। साइज में बिगर होती है, अच्छी खासी साइज की मिल जाती है हमें देखने को, डिफरेंट डिफरेंट साइज की, स्पीड इनकी लेकिन कम होती है, तो वो हमारी क्या होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है लोएस्ट कॉस्ट, कॉस्ट कम हो जाती है इनकी, हाईएस्ट कैपेसिटी, कैपेसिटी बढ़ जाती है इनकी, स्लोएस्ट एक्सेस स्टोरेज, मतलब स्पीड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। टाइप की बात करूं तो मैग्नेटिक डिस्क, इन पे इस टॉपिक पे जो आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए ऑक्सिलरी मेमोरी पे। तो आप मैग्नेटिक डिस्क भी दे सकता है, मैग्नेटिक टेप भी दे सकता है, ऑप्टिकल डिस्क भी दे सकता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क होगी, डेटा को वही मैंने साइज में अच्छे खासे कैपेसिटी, लार्जर कैपेसिटी होती है इनकी, सर्कुलर प्लेट की तरह एक्चुअल में ये हमारी होती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क होती है ना, वही हमारी एक्चुअल में मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है। इस तरह की ये देखने में होती है। इसमें एक हमारा ये सेक्टर होता है यहाँ पर, और ये हमारे ट्रैक्स होते हैं, अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, और ये हमारा रीड राइट हेड होता है जो भी हमें करना है, ठीक है। इनको पढ़ लीजिएगा, ये तो शॉर्ट नोट है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये मैग्नेटिक टेप हमारे हो गए, आपने देखोगे स्टार्टिंग में पहले यूज होती थी, अब नहीं होती, लेकिन अब ऑप्टिकल डिस्क बहुत यूज होती है। ऑप्टिकल डिस्क भी अब कम हो गई है, पेन ड्राइव वगैरह ज्यादा यूज होती है। ऑप्टिकल डिस्क की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअल में क्या है, जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जो सीडी होती है ना, वही हमारी क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। सीडी भी 3 टाइप की होंगी, सीडी रोम होगी, सीडी हमारी आर होगी और सीडी आरडब्ल्यू होगी। इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। सीडी रोम में एक्चुअल में क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब आर ऑप्टिकल डिस्क स्पेशली डिजाइन फॉर स्टोरिंग प्री रिकॉर्डेड डेटा दैट यूजर कैन नॉट राइट और एडिट, मतलब प्री रिकॉर्डेड डेटा इसमें स्टोर कर लेंगे, यानी कि कोई हमारे पास वीडियो है, हमने उसमें क्या कर दिया, सीडी को बर्न कर दिया, फिर हम उसे ना तो एडिट कर सकते हैं, ना ही हम उसमें कोई छेड़खानी कर सकते हैं, ना ही उसमें हम फिर लिख सकते हैं दोबारा, मतलब दोबारा कुछ और हम उसमें अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन बस उसे रीड कर सकते हैं। CDR क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मतलब जो ऑप्टिकल डिस्क दैट आर प्रोवाइड यूजर टू कैपेसिटी टू क्राफ्ट देयर ओन CD बट कैन बी रिटर्न जस्ट सिंगल टाइम। ये भी वही है CDR भी, मतलब एक बार हमने उसमें क्या कर लिया, राइट कर लिया कोई डेटा, मतलब उसमें लिख दिया, फिर उसके बाद हम उसे ना तो इरेज कर सकते हैं, ना ही उसे हम एडिट कर सकते हैं। फिर CDRW मतलब क्या है, रीराइटेबल, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, यानी कि उसको हम इरेज करके डेटा और उसमें लिख सकते हैं, बस ये है हमारी CDRW, ठीक है। ऐसी डीवीडी में अगर हम बात करें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी ऑप्टिकल डिस्क का एक टाइप है, ये भी डीवीडी रोम होती है, डीवीडी आर होती है, डीवीडी आरडब्ल्यू होती है। डीवीडी रोम मतलब वही है हमारा रीड ओनली मेमोरी,
ये रिकॉर्डेबल वही फिर से रिकॉर्ड करने के लिए, रीराइटेबल मतलब दोबारा से बर्न कर सकते हैं हम, ठीक है, रीराइटेबल होती है हमारी। देखी होंगी आपने, बहुत पहले यूज की होंगी, अगर की होंगी तो शायद अब तो नहीं यूज होती। ब्लूरे डिस्क जो है हाई क्वालिटी के लिए और लार्जर स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। इनकी अगर मैं साइज की बात करूं तो सीडी का साइज सबसे कम होता है इसके कंपैरिजन में, किसके, डीवीडी का साइज उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और अगर मैं बात करूं ब्लूरे का, इसका साइज और भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, साइज बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है और क्वालिटी बढ़ जाती है, और इसमें हम क्या है मतलब अच्छी क्वालिटी का डेटा स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी मूवियां होती हैं वो हम इसमें ब्लूरे डिस्क में स्टोर कराते हैं। ये भी तीनों टाइप की होती है, बीडी रॉम, बीडीआर और बीडीआरडब्ल्यू, ठीक है, रीराइटेबल के लिए। अब मैं आगे बात करूं मैग्नेटिक डिस्क, जो हमने पीछे देखा, और जो मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारा। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो और ऑप्टिकल डिस्क, तो मैग्नेटिक डिस्क जो है इसका सैंपल रेट जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है और इसका सैंपल रेट हाई होता है। इम्प्लीमेंटेड वेयर डेटा इज रैंडमली एक्सेस, जब डेटा में रैंडमली एक्सेस करना होता है तो मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हैं, और स्ट्रीमिंग फाइल्स के लिए हम ऑप्टिकल डिस्क का यूज करते हैं। ये एक टाइम ही यूज मतलब ओनली वन डिस्क एट ए टाइम, यानी कि एक डिस्क एक ही टाइम पर यूज की जा सकती है। यहाँ पर हमारे मास रेप्लिकेशन इज पॉसिबल, यानी कि मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ट्रैक इन मैग्नेटिक डिस्क आर जनरली सर्कुलर, इसमें ट्रैक जो है वो सर्कुलर होते हैं, जबकि इसमें जो है हमारे स्पाइरल ही होते हैं, ठीक है। और ये तो वाला पॉइंट हो गया, द मैग्नेटिक डिस्क ओनली वन डिस्क इज एक्सेस, ये भी पॉइंट हो गया हमारा। द कॉपिंग ऑफ डेटा टेक मोर टाइम इन मैग्नेटिक डिस्क, जबकि इसके ऑप्टिकल डिस्क के कंपैरिजन में इसमें डेटा जो है जल्दी कॉपी हो जाता है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। लास्ट में इसके एग्जांपल हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया, और इसका सीवीडी, डीवीडी और ब्लूरे जो मैंने पीछे बताया। तो ये डिफरेंस पढ़ लेना, ये डिफरेंस कभी कभी 2 मार्क्स में दे देता है, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चल लेते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, बिल्कुल यूनिट एंड की तरफ है, तो बेटा जल्दी से इस यूनिट को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और बाकी सारे वीडियोस को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है डियर स्टूडेंट। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल नाम से पता चल रहा है, वर्चुअल मतलब एक्चुअल नहीं, एक्चुअल नहीं मतलब वर्चुअल क्या फिर सर है लेकिन नहीं, सर ये क्या कह रहे हैं आप, तो कंफ्यूज कर रहे हैं, है लेकिन नहीं, बेटा बिल्कुल वही बात। एग्जाम्पल, मोबाइल है आपके पास, रैम कितनी है सर, 4 GB रैम है, और कितनी है 6 GB रैम है, सर 8 GB रैम भी आने लग गई है, 16 GB रैम भी आने लग गई है, हाँ बेटा आने लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो मेरे पास एक 4 GB का रैम का मोबाइल है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसमें मैंने क्या करा, कोई भी उसमें सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो अगर वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ अपने मोबाइल में, मैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर चला सकता हूँ, हाँ सर चला सकते हैं। अगर मैं उनके साइज की बात करूँ तो वो 4 GB से ज्यादा साइज के हो जाएंगे, तो सर मैं कैसे चला पा रहा हूँ फिर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमारा जो मोबाइल है, ऐसे लैपटॉप मोबाइल भी एक तरह से लैपटॉप में लीजिए, डेस्कटॉप में लीजिए, रैम तो सर इतनी GB की है, लेकिन हमने जो एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल कर रखे हैं, डाउनलोड कर रखे हैं और इंस्टॉल कर रखे हैं, तो वो हमारे 4 GB से ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कैसे हम उसको यूज कर पा रहे हैं, कैसे उनको हम रन करा पा रहे हैं, तो बेटा वही तो होता है हमारा, वही तो हमारा क्या कहला रहा है, वर्चुअल मेमोरी कहला रहा है, जो है भी और नहीं भी। मतलब कैसे सर, ऐसे होता है बेटा, देखो इसमें समझो, इसका जो कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। मान लो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरा प्रोसेसर है जिसको यूज करना है, और ये रैम है मेरी, और मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है, ठीक है, जो इस रैम के साइज से ज्यादा है। तो मैंने क्या करना है, जिस टाइम पे मुझे जो भी वर्क करना है इस रैम में, तो मान लो मुझे इसका कुछ इसमें से इस वाले जो मेरा एप्लीकेशन है इसको मैंने यूज किया, तो इसका जितना मुझे यूज करना है उतना मैं यूज करूंगा, बाकी इसको मैं यूज नहीं करूंगा। बाकी मैंने थोड़ा सा इसमें से यूज करा, बाकी थोड़ा सा इसमें यूज किया, तो जितने जितने की मुझे नीड है उतना उतना मैंने यूज कर लिया, जिससे मेरे तीनों एप्लीकेशन भी रन हो गए एक साथ में, और साथ के साथ में मेरे रैम में मतलब जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसमें वर्क भी कर लिया, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा आपकी मोबाइल की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, लैपटॉप की स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो वही कॉन्सेप्ट जब हमारा ज्यादा यूज करने लग जाते हैं तो वही हमारा उसी का इफेक्ट पड़ता है हमारे उसमें, ठीक है, स्पीड में। तो यही हमारा एक्चुअल में क्या वर्चुअल मेमोरी है, कि मतलब हमें मतलब ये है कि जैसे हम अगर बात करें कि अपनी कैपेसिटी की, हम एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। मान लो कोई वर्क करना है, या जैसे नोट्स बनाने हैं, या एक यूनिट हमें लर्न करनी है, तो हम एक दिन में एक यूनिट लर्न कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या कर लिया, एक यूनिट का थोड़ा सा पार्ट लर्न कर लिया, दूसरी यूनिट का थोड़ा सा पार्ट लर्न कर लिया, तीसरी का कर लिया, चौथी का कर लिया, पांचों का, तो हमने क्या पांचों यूनिट यूज तो पांचों यूनिट कर ली ना, लेकिन किया क्या, जितना हमें नीड थी, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हमने क्या कर लिया, लर्न कर लिया। अब हम डिटेल में बैठेंगे तो ये डिटेल में पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, सीओए को, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट को एक दिन में खत्म करेंगे। लेकिन अगर वन शॉट लेके बैठेंगे तो एक ही दिन में हम 5 मिनट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वन शॉट में एक्चुअली में क्या है, हमारा रिवीजन हो रहा है और इंपॉर्टेंट डेटा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो जो इंपॉर्टेंट है जिसकी हमें नीड है वो हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हमने यूज कर लिया।
लेकिन हमारी कैपेसिटी 1 यूनिट की थी, लेकिन हमने कर ली 500। तो वो एक्चुअल में हुआ किसकी वजह से, हमारी वर्चुअल मेमोरी की वजह से या वर्चुअल कैपेसिटी की वजह से। तो वही है बस हमारा यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगी हाउ वर्चुअल मेमोरी वर्क। तो ये कैसे वर्क करती है, ये ऐसी वर्क करती है जैसे मैंने समझा। वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक दैट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया होगा ये तो लाइन। इट मैप्स मेमोरी एड्रेस यूज्ड बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस इन कंप्यूटर मेमोरी। यानी कि वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में मैप किया जाता है। All memory reference within a process are logically address that are dynamically translated into physical address at runtime। मतलब वही है जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट, वही है, इसको पढ़ेंगे आपको। मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बिना वजह लंबी वेट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा ये नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आई थिंक इसके बाद, हाँ ये लास्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी में हमने क्या ले लिया, रैम को ले लिया है। यहाँ पर रैम से हम इसका क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में क्या है, ये क्या है, एन एब्स्ट्रैक्शन दैट एक्सटेंड द अवेलेबल मेमोरी बाय यूजिंग डिस्क स्टोरेज। यानी कि हमने क्या कर लिया, हमारा जो मतलब हार्ड डिस्क है, जो अदर्स मेमोरी जिसमें हमने डेटा को यूज कर लिया, ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर उसमें कर लिया, लेकिन यूज करना होगा जितना पार्ट, मतलब हमने जो डाउनलोड करे एप्लीकेशन वो स्टोर कहाँ पर कर लिया, हमारे सेकेंडरी मेमोरी में या रोम में हमने स्टोर कर लिया वहां पर, और जितना हमें चाहिए यूज करने के लिए उतना हम रैम में लेते रहे उसमें से। तो हमारा क्या हो गया, वो एक्चुअल में वर्चुअल कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये क्या एक्चुअल हार्डवेयर होता है, हमारा रैम है जितने साइज किया जितना हम यूज कर सकते हैं उतना ही उसमें यूज कर सकते हैं जितना साइज। लोकेशन की बात करूं तो ये ऑन द हार्ड ड्राइव या एसएसडी यानी कि एक्सटर्नल में स्टोर करा लेते हैं हम यहाँ पर, यानी कि एक्सटर्नल की मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी कह रहे हैं। ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड, रैम जो हमारी मदरबोर्ड में रहती है लगी हुई। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की वजह से जो भी कराना है, और इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी कंपैरिजन में किसके, वर्चुअल मेमोरी की। कैपेसिटी जो है इसकी लार्ज हो जाएगी, कितनी भी बढ़ा लो, जितनी हमारी सेकेंडरी मेमोरी जितने साइज की ले लो, और इसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी स्मॉल हो जाएगी। कॉस्ट जो है इसकी लोअर होती है, मेमोरी हायरार्की में मैंने बता ही रखा है आपको, इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाती है। डेटा एक्सेस जो होता है वो यहाँ से इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। कैसे, रैम में जाएगा, रैम से कैच में जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, डेटा हमारा सप्लाई कट होने पे इरेज नहीं होता, ये जबकि हमारी क्या होती है, वॉलेटाइल होती है, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस भी बहुत इजी से डिफरेंस है, बहुत इजी समझ में आ गए होंगे। पूरी यूनिट आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाती है। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा, और बाद में बताइएगा आपका कैसा स्कोर आया है एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 5 के बाद साथ, वहां पर आपका पूरा सिलेबस सीओए का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जब तक के लिए थैंक यू।